हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओपन टेक्स्ट बुक असाइनमेंट 2016 फॉर साइंस। इसमें हमारे पास दो थीम यानी कि दो चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हाउ टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, यानी हम सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें और हम जो वेस्ट से सही बहुत ही अच्छे तरीके से छुटकारा कैसे पाएँ। और दूसरा जो चैप्टर है वो है हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्थी पीपल्स। तो आज हम केवल फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे बात को। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हम सबसे बड़ी बात है कि जो पहला थीम यानी कि फर्स्ट चैप्टर इन्होंने दिया है, ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो आप, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज, मतलब जो अलग अलग वेस्ट निकलते हैं उनमें उनमें डिफरेंस बताना। जैसे कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है वो एक अलग मेडिकल वेस्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है जो आजकल चल रहा है, जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल ख़राब हो जाते हैं और भी कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, जैसे टायर हो गया गाड़ी का और गाड़ी के पार्ट्स हो गए। और जो है हमारे घर में, और जो हमारे घर से कचरा निकलता है गार्बेज सॉलिड, वो भी सॉलिड वेस्ट है। तो हम अलग अलग ये इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद एक जो गवर्नमेंट पॉलिसी, टू लर्न द पॉलिसी प्रेजेंट इन आर कंट्री गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो अभी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज चला रही है उनके बारे में जानना। और जो टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, और वो जो स्ट्रेटजीज जिससे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसमें है रैक पिकर के बारे में जानेंगे हम, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रैक पिकर, मतलब जो कबाड़ी वाला है जो कचरा उठाने वाला है वो क्या काम करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। और टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन सॉइल वाटर एंड इन एयर इन इनोवेटिव सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो वेस्ट जो होता है सॉलिड, उसकी वजह से वे सॉइल वाटर एयर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है ए नोट टू रीडर, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे फुल। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हाउ टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। इसमें सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट है, solid waste management SWN is an efficient disposal of unwanted substance which we can categorize as waste। सबसे पहले हम इसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे हमारा टारगेट है कि एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, जो वो सब्सटेंस जो हमारे लिए यूज़ में नहीं आ रहे हैं उनसे किस तरीके से एफिशिएंटली हम उसको डिस्पोज कर सकें, उसको ख़त्म कर सकें। इन आर कंट्री practices and methodology used for SW and solid waste management are still following the unscientific and inefficient method and are mainly dependent on the informal sector। जो आज की हमारी कंट्री में जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रही है। और इससे जो है एफिशिएंटली हम वेस्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पा रहे। बिसाइड owning to the principal explosion, enormous amount of waste is generated leading to overflowing landfills। मतलब जो हम हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हो क्या रहा है। जैसे इसमें लैंडफिल की बात करी गई है, तो लैंडफिल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं उसमें वेस्ट, जितना भी शहर से गांव से वेस्ट निकलता है उसमें भरते हैं। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो जो लैंडफिल्स वाला मेथड है उसमें जो गार्बेज है वो ओवरफ्लो होता जा रहा है, ऊपर जितना उसमें आना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें दीज ओवरबर्डन लैंडफिल्स पोज सीरियस इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। ये जो ओवरबर्डन यानी ज़्यादा भरा हुआ लैंडफिल्स है, ये बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन करता है इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, हेल्थ हेल्थ के ऊपर, एयर वाटर सोइल पोल्यूशन, एयर वाटर और सोइल का पोल्यूशन एंड इवन ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, हमारा जो टेम्परेचर गैसेज की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो जो वेस्ट होता है लैंडफिल के अंदर, वहाँ पर एंजाइम, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो गैसेस रिलीज करते हैं वेस्ट को ख़राब करके, मतलब डिस्पोज करके। तो वहाँ से गैसेस निकलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। Adding to the woes, WOS is a large scale dependent on the informal sector for waste segregation, disposal and recycling, working on outdated technology। अब ये जो इसने इस लाइन में समझाया गया है कि जो वूज वर्ड का मतलब होता है खराब, कर्स, यानी श्राप या फिर आपकी रूढ़िवादी, जो भी आप पुरानी मतलब बेकार चीज़, बेकार मेथड को हम यूज़ करते हैं। हमारा ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा ही
होती है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कम इसमें है। तो स्टेट ऑफ, इसमें अगला पैराग्राफ, स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी along with the prudent planning is required for scientific disposal of waste in future। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो इसमें बताई गई है, तो इसमें प्रूडेंट प्लानिंग यानी बहुत ही अच्छी और चालाकी से चालाकी वाली प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हम साइंटिफिक डिस्पोजल कर सके वेस्ट का, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सके फ्यूचर में। मोरेवर आर कंट्री ऑल्सो नीड समथिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड गाइडलाइंस टू इनेबल द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू रन द वेस्ट सर्विसेज एफिशिएंटली। और इसके अलावा भी हम हमारे देश में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, इनको गाइडलाइन जारी करी जाए, इनको पॉलिसी के टर्म समझाए जाए, ताकि जो एफिशिएंटली हम वेस्ट जो है उसको डिस्पोज कर सके। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके बाद जो है ये कुछ पैराग्राफ इसमें छोटे छोटे ऑरेंज ब्रैकेट में दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है एवरी डे वी जनरेट सो मच ऑफ सॉलिड वेस्ट, इजंट दिस सच अ डिसएग्रेंस। जो हम रोज सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है या फिर ख़राब बात है? देर इज़ सो मच ऑफ वेस्ट ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ बहुत सारा वेस्ट है। हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द ग्राउंड, बड़े बड़े हीप्स यानी कि जो है ढेर लगे हुए हैं ग्राउंड के ऊपर। दीज आर एन ओपन इनवाइट टू ऑल वेक्टर हु स्प्रेड डिजीज वाय देयर बाइट। ये इनविटेशन है उन सारे वेक्टर्स के लिए जो कि डिजीज़ फैलाते हैं। वेक्टर्स में मैं बता दूं, ये वो एनिमल्स या फिर वो मतलब वो चीज़ें, वो बैक्टीरिया या फिर वो चीज़ें होती है जो कि डिजीज़ को फैलाती है। जैसे कि मॉस्किटो, मॉस्किटो जो है मलेरिया के कोष को फैलाता है, जैसे प्लाज्मोडियम को। तो मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर। तो ये मक्खी हो सकते हैं, फ्लाइज, कॉकरोच, ये सब वेक्टर होते हैं। ग्लास बोटल्स एंड प्लास्टिक बैग्स लिटर द सिटी, ओ इज इट दिस एपिटी। तो इन्होंने कहा कि जो ग्लास बोतल और जो प्लास्टिक बैग्स है, ये पूरी जगह मतलब बैग्स, ये ख़राब बोतल वगैरह सब पड़ी रहती है, क्या ये अच्छा लगता है? तो नहीं लगता है। द थिंग्स लाइक एल्यूमिनियम टिन एंड फॉइल डू नथिंग मोर देन पोलूटिंग द सोइल। जो एल्यूमिनियम टिन, जो ख़राब डब्बे और जो फॉइल वगैरह रहता है, ये सब सोइल को ख़राब करते हैं। ये डिग्रेड नहीं होते हैं और सोइल में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से सोइल में हार्मफुल सब्सटेंस पैदा होते हैं। ये तो सब, और ऑल दीज हार्मिंग द एनवायरनमेंट एट एन अलार्मिंग रेट, लेट अस कीप ए चेक बिफोर इट टू लेट। और हमें इन सबको रोकना होगा जिसके पहले कि ये ख़राब हो जाए, मतलब ये बहुत ही लेट हो जाए। तो ये सब थॉट्स कुछ दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैव ऑल्सो बीन एन इशू ऑफ सीरियस कंसर्न इन ए डेंसली populated country like India, and this concern is in terms of both health and environment। अब ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से हमारे लिए एक बहुत ही सीरियस बात है ये। हमारे यहाँ जो हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग चैलेंजेस पुट फोर्थ ड्यू टू यूजेज ऑफ कन्वेंशनल मेथड इन हैंडलिंग वेस्ट, दिस इशू इंक्लूड। अब इसमें जो है कुछ इश्यूज है। लेस अवेयरनेस अबाउट रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ सोर्स एट सोर्स, जो हमारा जो लेस अवेयरनेस है, हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को है ना जनरेट करते हैं, लेकिन हमें करना क्या, इसमें हमारी लेस अवेयरनेस है। हमें करना क्या चाहिए कि हमें कम से कम जनरेट करना चाहिए वेस्ट। लैक ऑफ सेग्रीगेशन, पुअर कलेक्शन, इलीगल डंपिंग, ओपन डंपिंग एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट। हम यहाँ पर जो है लेक ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब हम जो है चीज़ों को अलग अलग नहीं कर पाते। हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि जो लिक्विड वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, और जो ऐसा वेस्ट जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये जो आसानी से डिग्रेडेड यानी ख़त्म नहीं होते, और जो दूसरा वेस्ट जैसे जो वेजिटेबल्स हो गई, उनका कचरा, और जो ऐसे वेस्ट जो कि आसानी से डिस्पोज हो सके, उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते। हम पूरा टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम सब एक साथ ही सबको एक साथ रख देते हैं और एक साथ फेंक देते हैं। पुअर कलेक्शन, जो कलेक्ट करने वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं, जो रेक पिकर्स वगैरह आते हैं और जो बाकी लोग आते हैं, ये ढंग से ये भी कलेक्ट नहीं करते, ये भी सेग्रीगेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं। इसलिए हम इसको ठीक से रिसाइकल वगैरह और डंपिंग वगैरह नहीं कर सकते। इलीगल डंपिंग,
हम हमारे आसपास जो है इसके लिए डंपिंग के लिए कुछ लॉज बनाए गए कि ये सिटी से दूर होना चाहिए, और जो है ये किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, किसी लेक कोई पानी की जगह है साफ़ तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन रूल्स को कोई भी म्यूनसिपैलिटी फॉलो नहीं करती है। हालांकि कुछ करती है पर ज़्यादातर नहीं करती। तो इलीगल डंपिंग हमारे यहाँ होती है, ओपन डंपिंग होती है। इसके लिए एक और रूल है कि जब आप डंपिंग करोगे तो ऊपर से मिट्टी की लेयर बिछानी है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। और बर्निंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट को बर्न करने से जो इसमें से गैसेस निकलती है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग करती है, हमारे यहाँ पोल्यूशन फैलाती है। और इसके बाद है लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटीज़। जो प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटीज़ है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो सफाई का काम है जो करती है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही करती है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम इन्वॉल्व है, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जो डेवलप कंट्री है उनमें। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेइंग ऑन लैंडफिल्स एंड कंपोजिटिंग, रीलेइंग ऑन लैंडफिल्स एंड कंपोजिटिंग, जो ऊपर से जो लेयर बिछाई जाती है लैंडफिल और कंपोजिट वो भी है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। द जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और जो ग्रीन हाउस गैसेज थे अभी हम बात कर रहे थे बर्निंग, तो जब हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कचरे को जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा रही है। फिर ये जो एक फोटोग्राफ दे रखा है ये हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि कितना सारा गार्बेज है और इसको जलाया जा रहा है। तो ये जो है बर्निंग, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को रिमूव करेगा और एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करेगा। इसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट इनकम्पासेस एक्टिविटीज़ रैगिंग फ्रॉम इट्स कलेक्शन एट द सोर्स, इट्स ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एंड इवेंचुअली डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड वेस्ट। बट waste management is becoming a major bottleneck in clean civic society due to lack of finance, outdated techniques, and the careless attitude of the society as a whole. इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मैनेजमेंट होता है वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर अच्छे से कलेक्शन होना चाहिए सोर्स से, ट्रांसपोर्टेशन सही होना चाहिए, सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, सही डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो इसके बीच में हिंड्रेंस का काम करती है, रोकने का काम करती है। जैसे कि सबसे पहले तो है पैसा, इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसमें, यही सब चीज़ें। तो इनकी कम और बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स, अच्छे मेथड का यूज़ करना पड़ता है, तो वो मेथड हम यूज़ नहीं करते हैं। और यही जो है ख़राब एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी का एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल यहाँ पर लिखा हुआ है। Recent outbreak of all vector-borne diseases such as dengue, chikungunya, malaria and typhoid are due to profuse of unhygienic method and dumping waste in open। जो वेक्टर की अभी हमने बात करी थी, तो वेक्टर क्या करते हैं कि इनके जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जिनकी वजह से फैलता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, मलेरिया का डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इनका वेक्टर है। मॉस्किटो, टाइफाइड का जो है फ्लाइज, मक्खियाँ जो घूमती हैं हमारे, कॉकरोच। तो ये सब अब बाहर जो वेस्ट पड़ा रहता है, अनहाइजीनिक मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो ओपनली वेस्ट पड़ा रहता है, उन पे बैठती हैं, उन पे बैठने के बाद हमारे खाने पे बैठती है, तो इससे ये सब बीमारियाँ हो जाती है। और ये अभी रिसेंटली फैल रही बीमारियाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी ज़माने की बातें हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देने के लिए। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्यों, क्या क्या हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करना है आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टू कंट्रोल, कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इन एन इकोनॉमिकली एंड कंसिस्टिंग वे विथ पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो हमें टू कंट्रोल, यानी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है घर में से या फिर किसी भी जगह से, वो वेस्ट कम प्रोड्यूस हो, तो टू कंट्रोल। कलेक्ट मतलब सही तरीके से कलेक्ट करना, यानी जैसे कि हर चीज़, जैसे जो वेस्ट ख़राब है जो डिस्पोज नहीं हो सकता उसको अलग करना, अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग तरीके से कलेक्ट करना, प्रोसेस करना यानी ट्रांसपोर्टेशन करना, या फिर उसको सही तरीके से डिस्पोज करना। तो ये है, और वो भी इकोनॉमिकली इन कंसिस्टिंग वे विद पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी कि जो इकोनॉमिकली उसमें पैसा भी कम लगे और सही तरीके से और पब्लिक हेल्थ का प्रोटेक्शन भी हो। सेकेंड पॉइंट है टू रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक एंड हेजार्डियस केमिकल्स एंड मटेरियल। मतलब जो क्वांटिटी है और क्वांटिटी टॉक्सिक और हेजार्डियस केमिकल की, उनको एंड मटेरियल उनको कम होना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस जो अपनी हेल्थ को ज़्यादातर जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होना चाहिए।
टू मेंटेन वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम रेगुलरली। जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है, जो वेस्ट को दोबारा यूज़ करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, मतलब वेस्ट को एक बार ख़त्म करके वापस उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर लेना, इससे वेस्ट कम होता है। तो वो भी रेगुलरली होना चाहिए। टू रीयूज़ एंड रिकवर द मटेरियल फ्रॉम वेस्ट, और वेस्ट के अंदर से ऐसा मटेरियल जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो भी हमें करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने थोड़ा के एक क्लासिफिकेशन किया है सॉलिड वेस्ट का। तो सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट उसको बोलते हैं जो हमारे यहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जो कचरा उठाती है, वो होती है म्युनिसिपल वेस्ट। जो हमारे घर के सामने कचरा पड़ा रहता है वो सब। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का वेस्ट, चाहे वो किसी फार्मास्यूटिकल या मेडिकल की दुकान के सामने दुकान का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, या फिर वो किसी इंसान के इलाज से हुआ हो, या चाहे जानवर के इलाज से प्रोड्यूस हुआ हो, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट है। ई वेस्ट जो है हमारे यहाँ अभी बताया था, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, जो गाड़ियों से रिलेटेड कोई चीज़, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसको, वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। और प्लास्टिक वेस्ट, जो ऐसे वेस्ट जिसमें प्लास्टिक हो। तो सबसे पहले इन्होंने म्युनिसिपल वेस्ट के बारे में बताया है। ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ए हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिएशन, डेब्रीज, सैनिटेशन, रेजिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट। तो इसके अंदर हाउस होल्ड मतलब घर से निकलने वाला वेस्ट, कंस्ट्रक्शन यानी कोई चीज़ बना रहे हो उसमें निकलने वाला वेस्ट, डिमोलिएशन, डेब्रीज मतलब जो ख़राब चीज़ें जो है, सैनिटेशन, रेजिड्यूज़ जो घर से जो गंदा पानी निकलता है हमारे टॉयलेट वगैरह से, बाथरूम से और बर्तन धोने से जो गंदा पानी निकलता है, सैनिटेशन एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट। और जो गलियों से वेस्ट उठाते हैं वो, ये सब चीज़ें, और जो मरे हुए जानवर वगैरह सब चीज़ें इसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आती है। दिस गार्बेज इज जनरेटेड मेनली फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो है ज़्यादातर गार्बेज रेसिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से उठाया जाता है। रेसिडेंशियल जहाँ लोग रहते हैं, कमर्शियल जहाँ लोग काम करते हैं। और इसके अंदर दे रखा है मोर देन 25% ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट कलेक्टेड एट ऑल। और जो 25% म्युनिसिपल वेस्ट है ये कलेक्ट ही नहीं किया जाता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रेम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रेम किया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000। और ये रूल बनाया गया अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विच फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये एक्टों में बताएगा कि गाइडलाइंस देगा ये म्युनिसिपल को, कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को, कि कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए और कैसे डिस्पोज किया जाए सॉलिड वेस्ट को। फिर ये केस स्टडी है एक कि कंजूमर्ग लैंडफिल इन मुंबई। तो इसको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या किया गया है। कि ये जो मुंबई है वहाँ पर वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहते हैं MCGM। जो MCGM है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। इन्होंने क्या करा, जो जितना भी वेस्ट होता है पहले तो ये ऐसे ही जला देते थे। तो ये फिर इन्होंने एक बायो रिएक्टर जो बनाया है, मतलब एक बहुत बड़ी सी एक टंकी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि ये एंजाइम्स वगैरह डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं। तो वो बैक्टीरिया उस वेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, और जो वेस्ट होता है उसको कंपोजिट यानी कि अच्छे ह्यूमस या मिनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वो काम में आ जाता है बाद में खेती में और सोइल को फर्टाइल बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये है बायो रिएक्टर के यहाँ पे यूज़, इसलिए यह वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टंकियों का इसमें यूज़ किया जाता है। और उसकी कैपेसिटी मैं बता दूँ आपको 300 MT, ये यहाँ पर दिया गया है 300 MT पर डे। इसका मतलब होता है 3000 MT पर डे, मतलब 3000 मेट्रिक टन पर डे, यानी 3 मेट्रिक टन मतलब होता है 1000। 3000 इंटू 1000 किलोग्राम पर डे। इसके बाद है बेनिफिट ऑफ रिएक्टर टेक्नोलॉजी। रिएक्टर टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट है? तो वेस्ट डिग्रेडेशन टाइम इज रिड्यूस एंड दिस लीड टू द इंक्रीज रेट ऑफ गैस जनरेशन। दे फॉलो एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो बायो रिएक्टर्स है इसमें क्या करते हैं, जो सबसे पहले तो ये वेस्ट का जो अमाउंट है उसको बहुत कम कर देते हैं, और जो गैस का जनरेशन है वो भी बहुत कम कर देते हैं, और इससे ये इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। तो जो है वेस्ट, तो ये सब है इनका एक टेक्नोलॉजी। इसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट।
बायोमेडिकल अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 ऑफ इंडिया, any waste which generated during the diagnosis, treatment, immunization of human being or animal research activities or in the production of testing of biological sample are referred to as biomedical waste। और इसमें जो है बताया गया है कि जैसे जो बायोमेडिकल वेस्ट किसको कहते हैं, तो कोई सी भी, मैंने अभी बताया था कि भले वो किसी भी तरीके से मेडिकल फील्ड से जुड़ा हो तो उसे बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे, चाहे वो किसी को डायग्नोसिस कर रहा हो, चाहे वो किसी दुकान से किसी इंसान के इलाज से आया हो, चाहे किसी जानवर के इलाज से आया हो, वो चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे क्लिनिक का हो, वो एक बायोमेडिकल वेस्ट है। और ये सबसे, इसमें इस पैराग्राफ में की एक इन्होंने कमी है कि इन्होंने ज़्यादा बताया नहीं है, तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए खतरा है वो है हॉस्पिटल वेस्ट, यानी जो बायोमेडिकल वेस्ट है, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर जितनी भी बीमारियाँ होती है सब हॉस्पिटल, सबके मरीज हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। तो सबसे खतरनाक वेस्ट जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट होता है, क्योंकि उससे कोई सी भी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए जो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो अलग अलग हमें कलर के बकेट्स दिखते हैं, तो इसके अंदर ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके के बकेट्स दिखते हैं। तो वो होता है सेग्रीगेशन मेथड, मतलब कि अलग अलग कर देते हैं वो, कि हाँ इस टाइप का वेस्ट ऐसा, इस टाइप का वेस्ट ऐसा। तो काफ़ी हद तक उसमें मैनेजमेंट में हमें मदद मिलती है, तो काफ़ी कॉन्शियस भी इसके लिए रहना पड़ता है। हमारे लिए ब्लैक कलर की बाल्टी होती है, जो दूसरे बाहर से जो लोग जाते हैं हम ब्लैक बकेट का यूज़ करते हैं, वहाँ के लोग अलग अलग, हॉस्पिटल के लोग अलग अलग बकेट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें ये सभी दिया हुआ है। इसके बाद बताया गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज के बारे में, तो इसमें भी वही कि कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, स्मार्टफोन, व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज़, और भी जितनी भी आज, अब ये जो है इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले टाइम के लिए। यानी कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका ई चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है जिम्मेदारी भी होती है कंपनीज़ की इसके अंदर ख्याल कि जो वेस्ट है सबसे पहले जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके अंदर भी ये समझाया गया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, जो इसमें जो पहला पैराग्राफ दे रखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट में, इसके अंदर दे रखा है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाज वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज यूनिट, जो इंडस्ट्रीज यूनिट से जो जनरेट होता है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द हेजार्डियस एज दे जनरली कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस which are discharged into soil, water, evaporate in air, affecting the growth and development health of all living organisms, plant and animal. In the industrial sector, the major generators of hazardous waste are metal, chemical, paper, pesticide, dye, refining and rubber goods industries। तो इसमें बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें होती है इंडस्ट्री से निकलने वाली, वो केमिकल्स वगैरह होते हैं, अपने को पता है, तो वो डायरेक्ट सोइल, वाटर इनमें डाल दिए जाते हैं, तो ये इनको ख़राब कर देती है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेजार्डियस होती है प्लांट्स के लिए, एनिमल वहाँ पे जो जानवर वहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं उनके लिए। तो और जो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती है इंडस्ट्री से निकलने वाली वो होते हैं मेटल, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड, डाई, रिफाइनिंग, रबर गुड्स इंडस्ट्रीज़, ये सब। इसके बाद हेजार्डियस अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 नोटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिस्टिंग्विश हेजार्डियस वेस्ट from others such as waste tires, paper waste, metal scrap, use of electronic items. The rules recognize the leather as a resource of recycling and their reuse, thereby aiding country's GDP, reducing the load of country resources। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक रूल्स निकाल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक ड्यू टू देयर versatile use and their impact on environment can be grouped under different categories ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये इनके जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के उसके बेसिस पे प्लास्टिक को, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। नॉन जुडिशियस डिस्पोजल प्लास्टिक लीड टू द चोकिंग ऑफ ड्रेन एंड रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब जो ऐसी नॉन जुडिशियस डिस्पोजल होता है, मतलब जो ख़त्म नहीं होता है आसानी से, या फिर उसको क्या है कि जो अगर आप नाली वगैरह में डाल दोगे तो ये बड़े बड़ी नालियों में और जा कर के फंस जाता है और पानी को रोक के रखता है, गंदे पानी को। तो उस और जो है रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, अगर हम ज़मीन में इसको
गाड़ देता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। किलिंग एनिमल ऑन इंजेक्शन एंड हिंडरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ये अगर जानवर वगैरह जो गाय वगैरह कुछ जो डॉग्स वगैरह में प्लास्टिक को खा लेते हैं तो उनके जो है गले में फंस जाता है, उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। और जो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जो बारिश वगैरह होती है उससे पानी जो है नीचे ज़मीन में जाता है, लेकिन अगर ज़मीन में प्लास्टिक होगा तो ठीक पूरी तरीके से नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो रिचार्ज वापस से जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी वापस से भर नहीं पाएगा। Thus, conventional plastic right from their manufacture to their disposal are major problem to their the environment। अभी जो प्लास्टिक है चाहे वो बन रहा है चाहे वो ख़त्म हो रहा है, दोनों तरीके से एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, क्योंकि इसके बनाने में भी जो है गैसेस निकलती है, और जो डिस्पोज किया जाता है उसमें तो ये बहुत कुछ ही तब कर देता है, नालियों को बंद कर देता है, जानवर सोइल की फर्टिलिटी कम कर देता है। इसको जलाया जाएगा तो फिर से गैसेस निकलेगी। एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, स्टेट लेवल एडवाइजरी कमिटी हैज़ constituted to oversee the handling, use and disposing of plastic waste। तो इसके अंदर जो है प्लास्टिक वेस्ट टू रूल्स 2011, तो इसमें जो एडवाइजरी स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी, तो इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को ये जो बताया गया है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे इसको डिस्पोज किया जाए। द रूल्स हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक बैग्स। जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, मतलब कि जो प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज़ करती इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कोई भी जो किसी भी तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको उसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ किया जाए। जैसे हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह खाते हैं जो कि प्लास्टिक की रैपिंग में रहते हैं, तो उसमें प्लास्टिक की जगह अगर ये हम पेपर या किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक जो है कम से कम प्रोड्यूस होगा। इसके बाद केस स्टडी ऑफ जेम्बुलिंगम स्ट्रीट चेन्नई, ये जेम्बुलिंगम स्ट्रीट चेन्नई की एक केस स्टडी। तो इस केस स्टडी को हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें सीधे सीधे आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चेन्नई और उसके आसपास के इलाके हैं इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आती है, तो उसकी वजह से जो रोड है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी रोड ख़राब, तो वहाँ पे न कार बस वगैरह चल नहीं पाती। तो इसका सोल्यूशन निकाला गया है। इसमें वेस्ट से जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको ये जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, और उस प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से कंस्ट्रक्शन में रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने की वजह से जो दरारें होती थी रोड में वो बहुत ही कम हो गई, और बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल, बहुत ही लंबे टाइम तक रोड सही तरीके से रहता है। और इसकी वजह से जो है जो रोड से बहुत ही अच्छे से बनाए जाते, मतलब बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इसमें ग्लू की तरह ही काम करता है एक्चुअली, जो रोड को है फटने नहीं देता। और इससे बहुत सारी 21,000 माइल्स रोड प्लास्टिक रोड बनाई गई है, और जो मतलब इसका ये बहुत अच्छा यूज़ है। और इसके बाद है वेस्ट हायरार्ची। वेस्ट हायरार्ची सिंपली डील्स विद कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट इनटू 5R। जो 5R कैटेगरी में वेस्ट को डिवाइड किया गया है। इसी मैं बता दूं, वेस्ट हायरार्ची वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग करना। 5 तरीके से हम वेस्ट से डील कर सकते हैं। वो 5 तरीके 5R है: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़, रीजनरेट। यानी जो हम रिड्यूस का मतलब है जो सबसे हम कम से कम किसी चीज़ का यूज़ करें, मतलब जो फालतू में हम इधर उधर वेस्ट फैलाते रहे, जैसे पानी का वेस्ट हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गए हमने यूँ ही फेंक दिया, पेपर हो गया हमने फाड़ के फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना है। रीयूज़, चीज़ों को वापस से हम यूज़ कर सकें, चाहे वो सेम चीज़ या फिर किसी और चीज़ के लिए। रिसाइकल, चीज़ों का रिसाइकल करना, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल करना है। जैसे हमारे घर में जो प्लास्टिक की बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है, तो इसको जो है पिघला करके और मतलब रिसाइकल करके नई नई चीज़ें, जैसे प्लास्टिक के कोम्ब हो गए, कंघा, और जो प्लास्टिक की टोकरीज वगैरह, जो क्रोकरी के आइटम होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, वो भी रिसाइकल से बनाए जाते हैं। जो गुड क्वालिटी, हम रजिस्टर जो पहनने होते हैं उसको हम दे देते हैं कबाड़ी वालों को, तो फिर वो रिसाइकल करके वहाँ पे उससे न्यूज़पेपर और दूसरी पेपर की आइटम्स बनाते हैं। और जो है इसमें यही है कि द एम ऑफ वेस्ट हायरार्ची इज़ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रैक्टिकल बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट। मतलब जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, और जो जनरेशन हो रहा है, मतलब जो अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कम कर सकें, और जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो बेनिफिट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट में मतलब क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बताया था अभी
कि हमारे इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो डेवलप कंट्री होती है उनमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सारी चीज़ें मतलब जैसे कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन मतलब वेस्ट को अलग अलग करना, डिस्पोजल में साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना। तो इसके लिए इसमें बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जॉब क्रिएट होती है। तो उसकी वजह से लोगों को जॉब मिलता है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट है वेस्ट मैनेजमेंट में। सोशल में क्या है कि जैसे जो हमारे आसपास बीमारियाँ फैली हुई है, चिकनगुनिया, डेंगू, तो इसकी और मलेरिया, तो अगर आसपास हमारे वेस्ट कम होगा तो उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही है वो भी हमारे यहाँ कम होगी। तो सोशल एनवायरमेंटल की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट में जो रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकल जो है, और जो मतलब ज़्यादा जैसे हम सही तरीके से अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वेस्ट को जलाना नहीं पड़ेगा, तो उससे जो है एयर पोल्यूशन नहीं होगा, गैसेस नहीं निकलेगी। हम वाटर में नहीं डालेंगे चीज उसको, तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसकी वजह से। इंटर जनरेशन इक्विटी, जो इंटर जनरेशन इक्विटी है, इसमें द इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन प्रोवाइड सब्सिक्वेंट जनरेशन ए मोर रोब्यूस्ट इकोनॉमी एंड ए फेयर, मोर इंक्लूसिव सोसाइटी एंड ए क्लीनर एनवायरनमेंट। मतलब इसमें ये इंटर जनरेशन इक्विटी में ये दिखाया गया है कि जैसे हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, मान लो कि बहुत ज़्यादा गंदगी, तो हम आसानी से हम हमारे रोज़ काम नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा सफाई है, अच्छे से डिस्पोज हो रहा है, हमारा पोल्यूशन कम है, तो हम हमारी इकोनॉमी, हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा तरीके से आगे लेके जाएंगे, हम अच्छे से काम कर पाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में। और फिर है इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन सॉइल, वाटर एंड एयर, द प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन। तो अगर हम इसमें दिया हुआ है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, इसका सॉइल, वाटर और एयर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले सॉइल की बात करें तो जो हमारे टॉक्सिक सॉइल और वाटर, जो टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह रहते हैं उसको हम पानी में फेंक देते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, तो सॉइल में जो क्रॉप वगैरह उगती है वो कम उगती है। और जो वाटर है उसको अगर कोई एनिमल पी लेता है या प्लांट में चला जाता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डिस्पो मतलब डेड डेड कर देते हैं। और एयर में तो कहने क्या है, आप सब जानते हो, पोल्यूशन फैलता है गैसेस को जलने की वजह से, इमिशन जो होता है उसमें से गैसेस का टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह निकलती है, उससे उसको हम सांस में लेते हैं तो हमारे अस्थमा, कैंसर वगैरह की बीमारियाँ बढ़ जाती है। अब इसके अंदर की कंसेप्ट इन वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन यानी वेस्ट को कम करने के लिए कौन कौन से की कंसेप्ट है। तो सोर्स रिडक्शन, सबसे पहले सोर्स रिडक्शन की जो दे रखा है, सोर्स रिडक्शन का मतलब होता है कि जो जहाँ से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कम कर दिया जाए, ताकि अगर वेस्ट प्रोड्यूस मतलब बनेगा ही कम वेस्ट, अगर तो वेस्ट को जो डिस्पोजल करना है उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए, मतलब हर चीज़ में कमी आएगी अगर वेस्ट प्रोड्यूस ही कम होगा। तो ये सोर्स रिडक्शन है। इसके बाद रेक पीकर की एक कहानी दी गई है, यहाँ पर थोड़े आंकड़े भी है। तो रेक पीकर मतलब होता है जो कचरा जो है वो उठाते हैं रोडों के आसपास से, आपने उन लोगों को कचरा उठाते हुए देखा होगा, एक प्लास्टिक का थैला रहता है उसमें डालते रहते हैं, कबाड़ी वालों को देखा होगा। तो ये सब इसमें दिल्ली की एक कहानी है। और बस इसमें जो खास ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, आप पढ़ लेना एक बार। सोर्स सेपरेशन की अगर हम बात करें तो जो चीज़ें हमें मिली है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको अलग कर लेंगे, जिसको डिस्पोज करना है उनको अलग कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं सोर्स सेपरेशन। इस सोर्स सेपरेशन के अंदर ही है रीयूज़ और रिसाइकलिंग। रीयूज़ का मतलब होता है चीज़ों को वापस यूज़ करना, चाहे वो उसके सेम पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो अलग पर्पज़ के लिए हो। जैसे मान लो कि कोई हम सब्जी वगैरह खरीद के लाए तो उसकी जो प्लास्टिक की थैली है कि तो उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं, हम कोई और सामान उसके अंदर रख सकते हैं। रिसाइकलिंग की बात करें तो हमने रिसाइकलिंग के लिए पहले भी बात करी। रिसाइकलिंग में हम जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके हम कॉम्ब वगैरह बना लेते हैं, प्लास्टिक की क्रॉकरी आइटम, प्लास्टिक की टोकरियाँ वगैरह जो होती है वो सब बना लेते हैं। खिलौने, टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं। वैसे पेपर का भी रिसाइकल करा जाता है, न्यूज़पेपर वगैरह जो बनाए जाते हैं रिसाइकल होने के बाद ही बनाए जाते हैं। इसके बाद है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सेप्ट ए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट दे मार्केट बाय रिड्यूसिंग द मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, मेकिंग रिसाइकलेबल गुड एंड रिड्यूसिंग पैकेजिंग।
और ये जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहा है जिसको मतलब आसानी से ख़त्म नहीं की जा सकता, डिस्पोज नहीं किया जा सकता, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों का यूज़ कम से कम किया जाए। और जैसे इसमें दिया हुआ रिड्यूसिंग पैकेजिंग, तो रिड्यूसिंग पैकेजिंग मतलब जो पैकेजिंग में जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं उनको कम से कम यूज़ किया जाए। जैसे प्लास्टिक की पैकेजिंग वगैरह ज़्यादातर होती है, तो अगर कम पैकेजिंग करेंगे तो कम प्लास्टिक जनरेट होगा। रिसाइकलेबल गुड, मतलब मेकिंग रिसाइकलेबल गुड यानी ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जिसको आसानी से रिसाइकल किया जा सके। इसके बाद प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेकंड पैराग्राफ में जो दिया हुआ है वो राजस्थान की एक स्टोरी दी है इन्होंने कि जो पैडी फील्ड होता है यानी कि जहाँ पे चावल वगैरह उगाए जाते हैं, तो चावल हटाने के बाद जो नीचे का कचरा बचता है, उसकी डंडियाँ, जो हस्क बोलते हैं उसको, तो हस्क जो बचता है तो उसको क्या करते थे, पहले जला दिया जाता था, जिसकी वजह से गैसेज निकलती थी जलाने की वजह से, तो बर्निंग की वजह से जो गैसेज निकलती उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता था। अब उसका सोल्यूशन निकाला गया है कि जो ब्रिक्स होती है यानी जो ईंटें होती है जो कि घर बनाने के लिए यूज़ होती है, तो उन ईंटें के बनाने में इनका यूज़ कराया जाता है। इनके यूज़ करने से ईंटें जो है मजबूत हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन इन्होंने निकाला। इसके बाद है यमुना, थर्ड पैराग्राफ में दे रखा है यमुना इज़ एक्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी इसमें ये होता क्या था कि जैसे यमुना नदी है, उसके आसपास बहुत सारे शहर है, तो उस यमुना नदी से जो है पानी को लिया जाता था, उसको पूरी तरीके से प्यूरीफाई किया जाता था और फिर सिटीज़ में डाला जाता था। तो इसके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसका सोल्यूशन इन्होंने निकाला है कि जो यमुना में कचरा डाल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो भी है वेस्ट डाल रही है, तो केमिकल्स वगैरह डाल रही है, तो उसको कम से कम किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अगर जो वेस्ट है वो कम से कम डलेगा तो उसको जो रिसाइकल करने के लिए या फिर उसको प्योरीफाई करने के लिए जो पैसा लगेगा वो कम से कम लगेगा। मोर एवर over the if the solid waste is discharged into soil, the texture of soil will not be healthy, that will future at the use of the farmer crop productivity will highly impaired। मतलब अगर आप सोइल में वेस्ट डाल दोगे तो उसकी वजह से सोइल की जो सोइल होती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाएगी, मतलब कम से कम क्रॉप उसमें उगेगी। इसके बाद इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबाउ सेग्रीगेशन एट source is the best remedial measure. We have seen uses opportunity for kitchen agriculture waste utilization commercial purpose। और फिर इसके अंदर वो सब चीज़ें ऊपर की दी हुई है, ये मतलब इसमें वापस बताया गया है कि 5R वगैरह और ये सब। इसके बाद कुछ एब्रीवेशन दिए हुए हैं जैसे जो कि मतलब कॉमनली यूज वर्ड होते हैं, जैसे MSW म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, TSP टोटल सॉलिड पार्टिकल, PM पर्टिकुलर मैटर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR। इसके बाद कुछ रेफरेंस है कि आप यहाँ पर जाकर के इनकी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ आर कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब कि जो वेस्ट मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ स्टेटस को कैसे इंप्रूव कर सकता है कंट्री की। तो आप इसमें तीनों चीज़ें बता सकते हो, एयर वाटर और सॉइल के, मतलब सॉइल के बेसिस पे कि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा। वाटर में अगर पोल्यूशन कम होगा तो उससे प्लांट्स अच्छे रहेंगे, क्रॉप अच्छी रहेगी, दूसरे एनिमल पानी पी रहे हैं। और वो आप एयर का इसके अंदर बता सकते हो, जैसे एयर में अगर बर्निंग हम नहीं करेंगे, कम से कम वेस्ट जलेगा, अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो गैसेस कम बनेगी, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, तो अस्थमा नहीं होगा, पोल्यूशन कम होने की वजह से कैंसर वाली बीमारियां नहीं होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसके अंदर जो है रेक, सेकंड क्वेश्चन है रेक पिकर एक्ट एज सेवियर फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इलोबरेट ऑन देयर रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऊपर एक पैराग्राफ आया था रेक पिकर जो कचरा उठाते हैं उन लोगों के बारे में, तो उनके काम के बारे में लिखना है इसके अंदर कि ये कैसे कचरा उठाते हैं। ये कचरे को अलग अलग कर सकते हैं, को प्लास्टिक का कचरा अलग कर सकते हैं, ऐसा कचरा अलग कर सकते हैं जो रिसाइकल हो सकता है, ऐसा कचरा अलग कर सकते हैं जो नॉन रिसाइकल हो सकता है, ऐसा कचरा अलग कर सकते हैं जो कि डंप करना है, या फिर ऐसा कचरा है जो कि जलाना है। तो ये सब शुरू से ही मतलब अलग अलग क्लासी सेग्रीगेशन कर सकते हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो। ज़्यादा डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें रोल लिख सकते हो, मतलब इनका रोल आपको लिखना है बस। थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट एनी वन स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट बीइंग यूज्ड इन योर एरिया एंड योर लोकेलिटी इन स्कूल। तो इसमें एक स्ट्रेटजी लिखनी है
जो आपके एरिया लोकेलिटी स्कूल में यूज़ करते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे आप अपने आसपास के एरिया के बारे में भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि आप जो है सुबह, जैसे हमारे म्यूनसिपल वाले जो सुबह सुबह कचरा मांगने आते हैं, तो हम एक बाल्टी में पहले से कचरा रख के हम उनको दे देते हैं, इधर उधर स्ट्रीट पे नहीं फेंकते हैं, गलियों में नहीं फेंकते। तो वो इसमें बहुत डिटेल में आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। और इसमें फिर है मार्किंग स्कीम, वेस्ट मैनेजमेंट कैन इफेक्टिव और वेस्ट मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल, फिर बायोमेडिकल वेस्ट का इफेक्टिवली डिस्पोज के बारे में लिखना है। और प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक एंड अदर इन्फेक्शंस। तो इसमें जो है इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज, जो वेस्ट हॉस्पिटल से जनरेट होता है, तो उसके बारे में तो मैंने बताया था आपको कि इसमें बकेट्स होती है अलग अलग कलर की। तो हमारे लिए जो नॉर्मल लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में काम नहीं करते, उनके लिए ब्लैक बकेट होती है। बाकी वो मेडिकल प्रोफेशनल वाले अलग अलग बकेट्स का यूज़ करते हैं। फिर उनको कलेक्शन के लिए अलग से गाड़ियाँ होती हैं इनकी। इनका ज़्यादातर कचरा जो है बर्निंग किया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, ताकि हेल्थ वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़े। फिर इसमें प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक एंड अदर इन्फेक्शन। एपिडेमिक वो डिजीज़ होती है जो कि पूरी, मतलब पूरे एरिया में, पूरी सिटी में या फिर पूरे गांव में एक साथ फैलती है। जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया, एड्स हो गया, ये सब जो डिजीज़ फैलती है, तो उसको कैसे उससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो वही कि मलेरिया कैसे फैलता है मच्छर से, अगर आसपास गंदगी रहेगी, पानी भरा हुआ रहेगा, तो डिजीज़ फैलेगी। तो उससे प्रिवेंशन लिख सकते हैं हम। इसके बाद है रोल ऑफ रेक पिकर से। तो रोल ऑफ रेक पिकर मतलब जो कचरा उठाने वाले, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट ग्राउंड लेवल, मतलब वेस्ट को अलग अलग करना है, कचरे को अलग अलग, रिसाइकल वाला अलग, नॉन रिसाइकल वाला अलग। फिर उसके बाद चीपेस्ट मोड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे सस्ता वेस्ट मैनेजमेंट का लिखना है। तो वो यही कि इंसान खुद अगर वेस्ट मैनेजमेंट करे अपने हाथों से, तो वो सबसे सस्ता होगा। और मतलब अलग अलग करना खुद की मेहनत से, और अपन हम खुद भी ऐसा काम कर सकते हैं कि उनको अलग अलग करके कचरा दें। और लैंड फिलिंग वगैरह, एवॉइड द, फिर एवॉइड द मिक्सिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वापस से वही बात कर रहा है। फिर उसके बाद है थर्ड, इसमें फिल इन द ब्लैंक, आइडेंटिफाइफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ वेस्ट, तो इसके बारे में फिल इन द ब्लैंक नहीं है, तो इसमें डिटेल थोड़ी बहुत लिखी। नेम द स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बतानी है। प्रिंसिपल यूज्ड इन, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब अपनी सिटी, अपने विलेज के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन है। इसके बाद ये थीम 2 है। थीम 2 के लिए हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। आप अगर जल्दी अपडेट पाना, मतलब मिल चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और थैंक यू।